बेटा आज हम लोग जो है वो रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मतलब अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उसके अंदर से अगर लाइट जो है वो पास कर रहे हैं तो लाइट किस तरह से जो है वो मूव करती है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के अंदर क्या जो है वो रिलेशन रहता है, सब कुछ जो है वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो बना हुआ है, तो ये अपने दिमाग में बिठा लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जहां से ये पर्टिकुलर रे जो है यहां पे फॉल कर रही है। ठीक है, ये हम लोगों के पास जो पी क्यू आर एस, ये एक रेक्टेंगुलर जो है वो हम लोगों के पास एक स्लैब का काम जो है वो कर रही है। ग्लास के मटेरियल से जो है ये बनी हो सकती है, और बाहर हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि एयर जो है वो प्रेजेंट है या कुछ भी प्रेजेंट है, एक रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू 1 है, और जिस मटेरियल से ये ग्लास स्लैब बनी हुई है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू 2 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से जो है वो रे ऑफ लाइट निकली, इस रे ऑफ लाइट को हम लोग जो है वो अपने पास एक इंसिडेंट रे जो है वो बोल देते हैं। जैसे ही यहां से जो ये ऑब्जेक्ट की रे है इस पर्टिकुलर ए पॉइंट ऑफ इंटरफेस पे जो है वो आएगी, तो इस इंटरफेस के बाद का जो मीडियम है वो हम लोगों के पास कौन सा मीडियम है, एक डेंजर मीडियम है। और हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो बाहर वाला मीडियम हमारे पास गिवन है ये रेयरर मीडियम है। अब हमारे पास जो ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या बोलता है, जब भी लाइट जो है वो एक रेयरर मीडियम से अगर लाइट जो है वो किस तरफ मूव कर रही है, अगर हम लोगों के पास लाइट एक डेंजर मीडियम के अंदर मूव कर रही है तो लाइट जो है वो बेंड कर जाती है। किस तरफ जो है वो लाइट बेंड कर जाती है, नॉर्मल की तरफ जो है वो लाइट हम लोगों के पास बेंड कर जाती है। तो यहां पे देखो बेटा जी, इस जगह पे ये इंसिडेंट रे थी, और ये जो है ये इसको हम लोग नॉर्मल जो है वो बोल देते हैं। अब जैसे ही रे इस पे स्ट्राइक करेगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, मतलब ये आइडियली देखो अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब ना पड़ी होती तो ये रे जो है वो इस तरीके से सीधी निकल जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्लास स्लैब जो है वो पड़ी हुई है जिसकी वजह से रे जो है वो नॉर्मल की तरफ, इस तरफ जो है वो बेंडिंग हो रही है, तो रे जो है वो इस तरह से जो है वो ग्लास स्लैब के अंदर से निकल रही है। इस वाली रे को हम लोग जो है वो अपने पास एक रिफ्रैक्ट होने से ये वाली रे जो है वो जनरेट हो रही है, तो इसको हम लोग बेटा जी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। तो फिर इसके बाद ये पॉइंट बी पे जो है ये रिफ्रैक्टेड रे रीच कर रही है। अब बी पॉइंट जो इंटरफेस का है इसके बाहर का जो मीडियम है वो हम लोगों के पास एक रेयरर मीडियम वाली कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, और यहां वाला जो मीडियम है बेटा जी ये एक डेंजर मीडियम वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो है। अब जैसे ही रे डेंजर टू रेयरर मूव कर रही है, मतलब अगर रे जो है वो इस तरीके से मूव करेगी तो ये रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड होगी। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो सब लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग जो है वो देख लो, आइडियली अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम चेंज ना हो रहा होता तो ये रे सीधी की सीधी निकल जाती। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, जैसे ऐसे निकल जाती, लेकिन इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये वाला जो एंगल है ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है एंगल, तो जिसकी वजह से जो है ये रे कुछ इस तरीके से जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो रही है। अब इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं, आई वाले एंगल को, और ये जो आई डैश वाला एंगल है ये इमर्जिंग रे का एंगल है, तो ये इमर्जेंट एंगल जो है ये हम लोगों के पास हो गया। और ये जो बी सी वाली रे है ये इमर्जिंग रे है, जो बाहर जो है, या इमर्जेंट रे जो है जो बाहर ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शंस को फेस करने के बाद जो है वो निकल रही है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद बेटा जी है जो मैं स्नेल्स लॉ को जो है वो अप्लाई करूंगा, तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है। अब मैं सबसे पहले इसकी बात करूंगा ए पॉइंट पे, ये जो ए इंटरफेस वाला पॉइंट है इसके ऊपर जो है इस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट रे उसका साइन, तो ये हो गया साइन ऑफ आई अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ वो बना रही है, दैट इज एक्चुअली साइन ऑफ आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां पे लाइट जा रही है। अब लाइट जो है वो कौन से मीडियम में जा रही है, म्यू 2 वाले मीडियम में जा रही है, डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां से लाइट आ रही है।
तो यहां पे बहुत सिंपल है इसको समझना कि रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ऊपर लिखने वाले हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे म्यू 2 मीडियम में गई है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू 2 होने वाला है। और इंसिडेंट रे जो है वो कौन से मीडियम से आ रही है, म्यू 1 से आ रही है। तो यहां पे अगर मैं ए इंटरफेस की बात करूंगा तो हम लोगों के पास बेटा जी साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो म्यू 2 बाय म्यू 1 के बराबर जो है वो यहां पे हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। इसी सेम चीज को बेटा जी अगर मैं बी इंटरफेस पे जो है वो अप्लाई करूं तो यहां पे देखो बी इंटरफेस के लिए जो है वो हम लोगों के पास यहां पे जो इंसिडेंट एंगल का काम कर रही है, क्योंकि इस बी इंटरफेस पे दिस इज अ इंसिडेंट रे। अब ये पर्टिकुलर इंसिडेंट रे कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो फॉर्म कर रही है, आर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो फॉर्म कर रही है। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म कर रही है, ये आई डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो फॉर्म कर रही है। तो इस जगह पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको बेटा जी, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं। तो इट इज बेसिकली द साइन आर अपॉन यहां पे हम लोगों के पास हो जाएगा साइन आई डैश इट इज इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट जा रही है दैट इज एक्चुअली द म्यू 1 मीडियम, क्योंकि अब रे ऑफ लाइट जो है वो एयर के अंदर जो है वो निकल के जा रही है, तो उस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जो बाहर रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू 1 गिवन है, डिवाइडेड बाय जिस मीडियम से लाइट आ रही है, यहाँ पे म्यू 2 मीडियम से लाइट आ रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू 2 हम लोगों के पास हो गया। अब बेटा जी ये दो इक्वेशंस हम लोगों के पास जो है वो फॉर्म हो गई हैं, एक इक्वेशन 1 है और दूसरी इक्वेशन जो है ये हम लोगों के पास एक 2 इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गया। अब एक सिंपल काम करते हैं हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको जो ये सेकंड वाली इक्वेशन है इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे देखो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, इट इज साइन आई अपॉन यहां पे हम लोगों के पास साइन आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आर अपॉन यहां पे साइन आई डैश दैट इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 इंटू में राइट हैंड साइड पे सेकंड इक्वेशन का है म्यू 1 बाय म्यू 2। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो म्यू 1 से म्यू 1 यहां पे कट रहा है, म्यू 2 से म्यू 2 जो है वो यहां पे कट रहा है। तो इन सारी चीजों को मैं यहां पे कट कर देता हूं, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये साइन आर से ये साइन आर जो है वो यहां पे कट गया। तो बेटा जी हम लोगों के पास यहां पे क्या फॉर्म हो गया, साइन ऑफ आई अपॉन यहां पे हम लोगों के पास साइन ऑफ आई डैश दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो गया। तो अब साइन आई अपॉन साइन आई डैश अगर 1 के बराबर है बेटा जी तो इसी इक्वेशन को जो हो वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो दिस इंप्लाइज यहां से अपने को क्या पता लगता है कि साइन आई की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होगी, साइन आई डैश के बराबर होगी। अगर साइन आई की वैल्यू साइन आई डैश के बराबर होगी तो यहां से अपने पास क्या पता लग गया कि आई की वैल्यू जो है वो आई डैश के बराबर हम लोगों के पास यहां पे आ गई। मतलब ये क्या प्रूव हो रहा है यहाँ पे, ये इतना फैंटास्टिक रिजल्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो रहा है कि ये जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस था दिस इज एक्चुअली द एंगल ऑफ, ये हम लोगों के पास कौन सा एंगल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था। और ये जो आई डैश था ये हम लोगों के पास कौन सा एंगल था, एंगल ऑफ इमरजेंस जो था। ये दोनों एंगल जो है ये हम लोगों के पास इक्वल अभी हमने प्रूव किए हैं, तो आई की वैल्यू जो है वो आई डैश के बराबर जो है वो हम लोगों के पास होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन एंगल्स के प्रूव होने से हम लोगों के पास हो क्या रहा है। तो आप देखो बेटा जी अगर मैं इस वाली रे को आगे फर्दर एक्सटेंड कर दूं यहां पे, और ये एंगल जो है ये कौन से वाला एंगल है हम लोगों के पास, ये वाला पर्टिकुलर एंगल जो है ये आई डैश है। अब एक चीज और देखने वाली है जो हम लोगों के पास आपको जाननी है, ये एंगल आई है, ये वाला जो एंगल है। अब ये देखो ये वाली जो एल वाली लाइन है यहाँ पे, जो एल वाला नॉर्मल है ये इस वाले एम वाले नॉर्मल के पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे नॉर्मल है। तो अब यहां पे एक चीज समझ आ गई कि अगर ये दोनों नॉर्मल पैरेलल हैं, अब ध्यान से देखना, दो पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल। तो अगर ये पैरेलल लाइंस है तो ये आई एंगल है, तो ये वाला भी आई एंगल होगा, क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हम लोगों के पास आई एंगल हो गया। तो यहां पे मैं इस चीज को लिख देता हूं बेटा जी कि ये वाला जो एंगल है ये भी हम लोगों के पास आई एंगल हो गया। अगर ये आई है तो ये वाला भी एंगल आई हो गया। तो अगर ये पर्टिकुलर एंगल आई हो गया तो हम लोगों के पास आई की वैल्यू क्योंकि आई डैश के इक्वल है,
अगर अब यहां पे देखो आई की वैल्यू आई डैश की इक्वल है, तो यहां पे देखो दीज आर द टू पैरेलल लाइंस विच आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। और अगर ये वाला आई डैश का एंगल इस आई वाले एंगल के बराबर होगा, तो इससे ये पता लगता है, क्योंकि यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब ये लाइन जो है वो पी इस लाइन क्यू के पैरेलल हो। तो यहां से जो है वो अपने आप को ये हम लोगों को ये समझ में आ गया इस प्रूफ के बाद कि जो भी हमारे पास इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब के ऊपर फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे वो ग्लास स्लैब से जो है इमर्जेंट रे के पैरेलली जो है वो इमर्जेंट रे इससे जो है वो निकलने वाली है। मतलब इंसिडेंट रे अगर यहां पे कोई भी ग्लास स्लैब ना पड़ी होती, जिस पाथ को फॉलो करती उसी के पैरेलल पाथ जो है वो इमर्जेंट रे हमारे पास यहाँ पे फॉलो कर रही है। तो इससे अपने को ये पता लगता है कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे जो कि ग्लास स्लैब के ऊपर फॉल कर रही हैं, वो दोनों रेज जो है वो आपस में पैरेलल है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने आज के लेक्चर में जो है वो सीखना था। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ये निकालेंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वगैरह जो है वो कितना होता है और उसको कैसे जो है वो कैलकुलेट करना है। लेकिन वो सब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।